रासायनिक साम्य में देन पढ़ेंगे ली सातेलिया का सिद्धांत, ली चैटलियर प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार साम्य अवस्था में यदि किसी तंत्र के ताप, दाब अथवा सांद्रता को परिवर्तित किया जाए तो साम्य उस दिशा में खिसक जाता है जिस दिशा में उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। देखिएगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि किसी साम्य में परिवर्तन किया जाए, उसके ताप में, दाब में, सांद्रता में किसी भी अवस्था में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उधर खिसक जाएगा जिधर उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए या उस परिवर्तन का प्रभाव कम हो जाए। इस नियम को स्पष्ट करने के लिए हम प्रत्येक को उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सांद्रता परिवर्तन की, कि सांद्रता परिवर्तन किया जाए तो किस तरीके से साम्य में अंतर आएगा। माना कि H2/I2 का एक एक मोल को एक बंद पात्र में लेकर गर्म करते हैं। कुछ समय बाद माना H2/I2 के अल्फा अल्फा अंश संयोग करके 2 अल्फा मोल HI बना लेते हैं और अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा आप इस रिएक्शन को, H2+I2 बराबर 2HI। और ये मान के चलते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में H2 का 1 मोल, I2 का 1 मोल और 2HI का 0 मोल है। लेकिन कुछ समय पश्चात इनमें से अल्फा अल्फा, एक में से अल्फा अंश विघटित होकर के 2 अल्फा HI बना लिया है। तो उस स्थिति में साम्य स्थिरांक कैसे आ जाएगा, उत्पाद बटे क्रियाकारक, तो ये साम्य स्थिरांक आ गया। अब यदि H2 अथवा I2 की सांद्रता को बढ़ा दे तो साम्य अवस्था बिगड़ जाएगी, अर्थात Kc का मान कम हो जाएगा। माना कि इसमें हम H2 या I2 दोनों में से किसी की भी मात्रा को बढ़ाएं तो Kc का मान कम हो जाएगा। लेकिन ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, या ये जो साम्य स्थिरांक है, ये इसका मान हमेशा स्थिर रहना चाहिए और ये स्थिर तभी रह पाएगा जब इनकी मात्रा बढ़ाएं तो इसकी भी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, HI की भी मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसा तभी संभव होगा जब अभिक्रिया अग्र दिशा में या अग्रिम अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए या साम्य अग्र दिशा में खिसक जाए। देखिएगा, H2+I2 बराबर 2HI। अब माना कि H2 में +X ऐड कर दिया हमने, कुछ मात्रा और अतिरिक्त जोड़ दिए है, तो ये साम्य दाईं ओर खिसक जाएगा। ये बड़ा एरो उस बात को रिप्रेजेंट करता है कि साम्य दाईं ओर खिसक रहा है। ये साम्य दाईं ओर इसलिए खिसकेगा जब हम H2 की मात्रा बढ़ाएंगे तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए HI की मात्रा तेजी से बढ़ेगी ताकि H2 तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाए, HI में, जिससे कि Kc का मान एक स्थिर बना रहे। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि साम्य पुनः स्थापित न हो जाए या Kc का मान 1 न आ जाए। अब यदि H2 अथवा I2 की सांद्रता को बढ़ाने के बजाय HI की सांद्रता को कम कर दिया जाए तो भी साम्य दाईं ओर खिसकेगा, क्योंकि उस स्थिति में HI की सांद्रता वापस बढ़ जाएगी और परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब आप देखिएगा, हम क्या करते हैं, इस 2 अल्फा में से -X, मतलब कुछ मात्रा इसकी बाहर निकालनी है हमने। जब HI की मात्रा बढ़ेगी, HI की मात्रा घटेगी, तब भी अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ेगी या साम्य दाईं ओर खिसकेगा, क्योंकि फिर पात्र में या अभिक्रिया में HI की मात्रा को बराबर बनाए रखने के लिए अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी, जिससे कि HI जल्दी जल्दी बनेगा और साम्य दाईं ओर खिसक जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें 2 परिवर्तन करने पड़ते हैं। पहला तो यह है कि क्रियाकारकों की सांद्रता को बढ़ाते रहना चाहिए या उत्पादों की सांद्रता को कम करते रहना चाहिए। माना कि जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही है उसमें से ज़्यादा उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम या तो उसमें क्रियाकारक मिलाते जाएंगे या उसमें से उत्पाद बाहर निकालते जाएंगे, जिससे कि साम्य स्थिरांक का मान स्थिर बना रहे। नेक्स्ट है ताप परिवर्तन का प्रभाव।
ताप के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं जिनके संपन्न होने के दौरान ऊष्मा बाहर निकले। यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप को बढ़ाया जाए तो साम्य बाईं ओर खिसक जाएगा। साम्य बाईं ओर इसलिए खिसकेगा कि जब अभिक्रिया को ताप को बढ़ाएंगे हम तो साम्य बाईं ओर खिसकेगा। बाईं ओर खिसकेगा तो उस स्थिति में ऊष्मा का अवशोषण होगा, तो जो बढ़ा हुआ ताप का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। देखिएगा, एक अभिक्रिया है N2+3H2 रिवर्सिबल 2 अमोनिया, और इसके संपन्न होने के दौरान 22,400 कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। अब देखिएगा, अब यदि इस T1 का ताप 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर T2 कर दिया जाए तो ये साम्य बाईं ओर खिसक जाएगा, इधर की ओर खिसक जाएगा। N2+3H2 बाईं ओर खिसक जाएगा 2 अमोनिया, क्योंकि इस स्थिति में जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है उस ऊष्मा को क्रियाकारकों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। और यदि इसका ताप घटा दिया जाए, माना कि साम्य अवस्था पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप घटाकर T3 कर दिया जाए तो साम्य दाईं ओर खिसक जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में ताप को स्थिर रखने के लिए अभिक्रिया दाईं ओर तेजी से संपन्न होगी, जिससे उत्पाद तेजी से बनेगा, और उत्पाद जब बनेगा तो साथ साथ में ऊर्जा भी मुक्त होगी, जिससे घटे हुए ताप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो यदि टेम्परेचर T3 का मान T1 से कम हो तो साम्य दाईं ओर खिसक जाएगा। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जो संपन्न होने के दौरान ऊष्मा का अवशोषण करे। इन अभिक्रियाओं की साम्यावस्था पर ताप बढ़ाने से साम्य दाईं ओर तथा घटाने से बाईं ओर खिसक जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, माना कि एक रिएक्शन है N2+O2 रिवर्सिबल 2NO। अब देखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब देखिएगा, यदि इसका ताप बढ़ा दिया जाए, T2 कर दिया जाए, तो ये अभिक्रिया दाईं ओर खिसकेगी, क्योंकि जितना ताप बढ़ेगा उतनी ऊष्मा को अभिक्रिया द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, जिससे ओवरऑल अभिक्रिया का जो ताप है वो स्थिर बना रहे। और यदि ताप घटा दिया जाए, ताप घटाने पर साम्य बाईं ओर खिसक जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ दाईं ओर तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, जबकि बाईं ओर ऊष्मा क्षेपी है। तो जब बाईं तरफ अभिक्रिया या बैकवर्ड अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा मुक्त होगी, जिससे घटे हुए ताप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। कुल मिलाकर ताप में परिवर्तन करने से ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग साम्य उस दिशा में खिसक जाएगा जिधर ताप परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अतः एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए ताप को कम रखना चाहिए, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए ताप को अधिक रखना चाहिए। नेक्स्ट है दाब परिवर्तन का प्रभाव। देखिएगा, वे अभिक्रिया जो ठोस या द्रव अवस्था में संपन्न होती है उन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर दाब का प्रभाव पड़ता है, और वो भी केवल उस स्थिति में पड़ेगा जब अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान क्रियाकारक एवं उत्पाद की संख्या में परिवर्तन हो। माना कि पहली कंडीशन लगाते हैं कि अभिक्रिया जिनमें अणुओं की संख्या घट रही है। उदाहरण के रूप में एक ऐसी अभिक्रिया ले ली जाए जिसमें अणुओं की संख्या घट रही है। जैसे देखिएगा, N2+3H2 बराबर 2 अमोनिया। यहाँ पर क्रियाकारकों के 1 और 3 4 अणु हैं, जबकि उत्पाद के 2 ही अणु हैं। इन अभिक्रियाओं के संपन्न होने में अर्थात उत्पाद के बनने में अणुओं की संख्या कम होती है। अतः ऐसी अभिक्रियाओं का यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो साम्य दाईं ओर खिसक जाता है, क्योंकि जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे हम तो साम्य दाईं ओर खिसकेगा। दाईं ओर इसलिए खिसकेगा क्योंकि उत्पाद की तरफ अभिक्रिया में अणुओं की संख्या कम है, और अभिक्रिया में अणुओं की संख्या कम होगी तो बढ़े हुए दाब का प्रभाव कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि दाब कम कर दिया जाए
तो साम्य बाईं ओर खिसक जाता है, क्योंकि बाईं ओर अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है, अतः बढ़े हुए दाब का प्रभाव बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया जिनमें अणुओं की संख्या बढ़ रही है। अब माना कि हम वो अभिक्रिया ले लेते हैं जिसमें अणुओं की संख्या बढ़ रही है। इन अभिक्रियाओं में अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए दाब को कम रखना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में देखो, PCl5 एक अणु है क्रियाकारक में, और ये विघटित हो जाता है PCl3 और Cl2, मतलब क्रियाकारक में एक अणु, उत्पाद में दो अणु। अब यदि इस अभिक्रिया का दाब घटा दिया जाए, दाब घटाएंगे तो साम्य दाईं ओर खिसकेगा, क्योंकि जैसे जैसे दाब घटेगा तो दाईं ओर खिसकेगा, क्योंकि यहाँ पर अणुओं की संख्या अधिक है। अणुओं की संख्या अधिक होगी तो घटे हुए दाब का प्रभाव कम हो जाएगा। और यदि दाब बढ़ा दिया जाए, P3 ग्रेटर देन P1 हो, तो साम्य बाईं ओर खिसक जाता है, क्योंकि उधर अणुओं की संख्या कम होने के कारण प्रेशर का प्रभाव कम हो जाएगा। थैंक यू।